फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कवर करेंगे जो कि क्लास 6 का है, साइंस है। तो इसको आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो जीएस वाला सेक्शन है या जिनका भी सब्जेक्ट साइंस है वो यहाँ से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो क्लास 6 का पहला ही चैप्टर है, क्लास 6 का फर्स्ट यूनिट है या पहला चैप्टर आप कह सकते हैं, भोजन कहाँ से आता है। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि भोजन कहाँ से आता है। तो इस वीडियो में हम पूरा क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है कवर करेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर वाइज सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करा दूंगा बहुत कम समय में। तो चलिए कवर करते हैं। तो उसमें पहला ही टॉपिक दिया गया है संगठक। तो संगठक किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है जिसे संगठक कहते हैं। तो जब भी हम भोजन वगैरह, फूड वगैरह कोई भी चीज़ प्रिपेयर करते हैं, जैसे मैगी प्रिपेयर करते हैं, तो मैगी प्रिपेयर करने के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी उसे हम क्या कहते हैं? संगठक कहते हैं या कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल की बात करें तो कच्ची सब्जियां हो गई, नमक हो गया, मसाला, तेल आदि। आगे चलते हैं। भोजन के स्रोत, सोर्सेस ऑफ फूड क्या हैं? तो सोर्सेस ऑफ फूड क्या हैं या भोजन के स्रोत क्या हैं, सोर्सेस ऑफ फूड? तो आइए इसको देखते हैं। तो भोजन भोजन हर जीव को दैनिक क्रियाकलाप के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। भाई कोई भी जीव हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, कोई भी एनिमल्स ले लीजिए, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जीवों को वृद्धि और मरम्मत करने के लिए भी विभिन्न पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है। ओब्वियसली हम बड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रोटीन या जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, तो हमारे बॉडी को उसकी नीड होती है। तो जीवों को यह ऊर्जा जरूरी पदार्थ भोजन से मिलता है। तो यह जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी है, कहाँ से मिलती है? हमें फूड से ही मिलती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भोजन की विविधता, इसको देखते हैं कि हम विविध प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चावल, रोटी, सब्जी, अंडे, मक्खन, मिठाई चीज़ आदि। तो भोजन की विविधता का कहने का मतलब है कि डाइवर्सिटी इन फूड। इसका मतलब यह है कि हर जगह पे अलग अलग प्रकार के भोजन क्या यूज होता है, हर जगह के अलग अलग पकवान होते हैं। अब आगे चलते हैं। भोजन के संगठक, किसी भी पकवान को पकाने के लिए जिन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है उन्हें उस पकवान का संगठक कहते हैं। मैंने पहले ही बता दिया किसी भी चीज़ को, जैसे मैगी बताया तो मैंने मैगी के लिए भाई मैगी मसाला चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए। तो प्याज, टमाटर या जो भी चीज़ें उसमें यूज होंगी बनाने के लिए उसको हम क्या कहेंगे? संगठक कहेंगे। किसी भी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए दो या दो से अधिक संगठनों की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ हो या कोई भी फूड बनाने प्रिपेयर करने के लिए हमें दो या दो से चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो चावल का उदाहरण लेते हैं। तो चावल के लिए कच्चे चावल की ज़रूरत पड़ती है हमें, और पानी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत आसान भाषा में चीज़ें लिखी गई हैं, बस समझते चलिए। इसलिए चावल के संगठक हैं चावल और पानी। वहीं दूसरी तरफ एग्जाम्पल ले, सब्जी की ले लीजिए। तो सब्जी की प्रिपरेशन करने के लिए भाई हमें नमक चाहिए, हमें मसाले चाहिए। तो इसके संगठक क्या हो गए सब्जी के? पानी, नमक, मसाले। अब आगे चलते हैं खाद्य पदार्थों के स्रोत। तो जिन 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 चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। तो जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे प्लांट से, तो क्या हो गया? ये सोर्सेस हो गए। ठीक, खाद्य पदार्थों के स्रोत हो गए। तो आगे चलते हैं। जैसे अब कहाँ कहाँ से हमें मिलता है, सोर्सेज क्या हैं, तो इसको देख लेते हैं। पौधे से हमें क्या क्या मिलते हैं? धान, गेहूँ, दाल, सब्जी तथा फल मिलते हैं। वहीं एनिमल से हमें क्या मिलते हैं? दूध, अंडा, मांस, घी, दही, पनीर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। चावल कहाँ से मिलता है? चावल में हमें क्या क्या मिलता है? तो चावल हमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, चावल सबसे ज़्यादा, चावल में क्या है? राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाई जाती है। पूरे भारत में चावल भोजन के रूप में बनाए जाते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया चले जाएंगे तो चावल आपको हर जगह मिल जाएगा। आगे बात करें तो आटा, जिसको हम इंग्लिश में फ्लोर कहते हैं। तो गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ इत्यादि को चक्की में पीस कर आटा बनाते हैं। गेहूँ को ज़्यादा बारीक पीसने पर मैदा बनता है और कम बारीक पीसने पर सूजी बनती है। आगे चलते हैं। गेहूँ, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दी हैं। तो गेहूँ के आटे की रोटी बनाई जाती है, ब्रेड बनाई जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। खासकर उत्तर भारत में गेहूँ की रोटी बनती है। ठीक है, जो हमारा ईस्ट इंडिया है उसमें हमेशा आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ गेहूँ की रोटी बनाई जाती है। अब जौ, बारले जिसको हम कहते हैं, जौ गेहूँ का ही एक रूप है। इसके आटे से भी रोटी बनाई जाती है। तो जो जौ है ये एक प्रकार का गेहूँ ही होता है। तो इसका जो आटा है, इसके आटे से भी रोटी बनाई जाती है।
बाजरा चलते हैं, पर्ल जिसको पर्ल मिलेट कहते हैं हम। बाजरा की खेती उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा होती है। तो जो बाजरा है वो पर्ल मिलेट होता है, ये उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। इसके आटे की भी रोटी बनाई जाती है। अब मक्का की देख लेते हैं, जिसको हम कॉर्न कहते हैं। मक्के के आटे का उपयोग रोटी बनाने में करते हैं, तो मक्के के आटे का भी हम रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो यह भी ऊर्जा और प्रोटीन का उच्च स्रोत है। तो ये मक्के की रोटी होती है, यह भी किसकी, एनर्जी की और प्रोटीन का रिच सोर्स होता है, बहुत अच्छा पाया जाता है इसमें, बहुत ज़्यादा। अब राइस की बात कर लेते हैं, दाल जिसको हम कहते हैं। तो दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पल्सेस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती हैं, ठीक। दाल में हमारे प्रोटीन पाया जाता है। यह बाज़ार में कई प्रकार की मिलती है। अब प्रमुख दालें देख लेते हैं। तो बाज़ार में कई प्रकार की दालें मिलती हैं, जैसे अरहर की दाल हो गई, चने की दाल कहते हैं हम लोग। वहीं मूंग की दाल जिसको हम किडनी बीन कहते हैं। उड़द की दाल बात करें तो ब्लैक ग्राम कहते हैं। और मसूर की दाल को हम लेंटिल बोलते हैं। तो ये सारे प्रमुख प्रकार की दालें हैं। अब भोजन पे आ गए, तो आइए भोजन को पढ़ते हैं हम। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। तो पौधे जो हैं, प्लांट्स हैं, वो हमारे फूड के किसका एक मेन सोर्सेस हैं। तो हम पौधे के कई भागों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो हम पौधे के जो प्लांट्स होते हैं उनके कई पार्ट्स, जैसे प्लांट्स बात करें तो हम गेहूँ की बात करें तो गेहूँ प्लांट्स ही है, उसका जो वीट हम खाते हैं रोटी बना के आटे से। हमें पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं हम, जो पत्तियां, जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो पत्तियां वाली, जैसे पालक वगैरह हो गए। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। जब कुछ पौधे के भाई फल होते हैं, जैसे आम वगैरह हो गए, संतरे वगैरह हो गए, कभी हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो हम तना के रूप में भी, जड़ के रूप में भी और फूल के रूप में भी खाते हैं। जैसे सीताफल की बात करें तो सीताफल के फूलों को चावल को पीठी में डुबाकर और तलकर पकौड़ा बनाकर खाया जाता है। कुछ पौधे के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम प्लांट्स भी खाते हैं, फ्लावर्स भी खाते हैं। जैसे सरसों ले लीजिए, सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। वहीं बात करें, इसकी पत्तियों का उपयोग साग के बनाने के लिए भी उपयोग होता है। बहुत सिंपल भाषा में एनसीईआरटी लिखी हुई है, बस समझते चलिए। भोजन के रूप, आइए भोजन के रूप को देखते हैं। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। तो जो फूड है वो हमारे भोजन का एक मेन सोर्सेस है, पहले ही बता दिया मैंने। अब खाने योग्य भाग की बात करते हैं। तो कुछ पौधों को दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो जो कुछ पौधे हैं उनके दो या दो से अधिक भाग के खाने के होते हैं, मतलब उनके दो या दो से अधिक पार्ट्स को हम खाते हैं, जैसे तना, जड़, फल, पत्ता, फूल आदि। आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। धान के पौधों के बीजों को चावल कहा जाता है, अतः धान के पौधे के बीजों को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल लाइन में लिखी है, जहाँ समझाने वाली चीज़ें होंगी वहीं समझाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी आप पढ़ते चलिए, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसी प्रकार गेहूं के पौधों में हम गेहूं के दाने प्राप्त करते हैं। गेहूं के पौधों से हम गेहूं के दाने प्राप्त करते हैं। गेहूं को पीसकर आटा बना लिया जाता है और उसके बाद उसकी रोटियां बना ली जाती हैं। अर्थात हम गेहूं के बीजों को खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करते हैं। अब आलू का हम तना खाते हैं। तना किसका खाते हैं, आलू का खाते हैं। तो आलू का उपयोग सब्जी के रूप में भी होता है, चिप्स के रूप में भी होता है बनाने में। मूली का हम क्या खाते हैं, मूली का जड़ खाते हैं। अब आगे चलते हैं। तो केला के पौधों का फल खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो जो केला है उसका फल भी हम खाते हैं। तो केला भी एक प्रकार का क्या हुआ, फल हुआ। परंतु केले के पौधों के फूल की भी सब्जियां बनाई जाती हैं। तो केला का हम बनाना भी खाते हैं और इसके फूल की सब्जियां भी बनाई जाती हैं, इसके फ्लावर की। लौकी का फल खाया जाता है। उसी प्रकार आम के फलों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। आम भी एक फल है। आम के फलों को राजा कहा जाता है। तो आम भी क्या है, एक प्रकार का फूड है, जिसको हम फ्रूट्स के रूप में, उसका प्लांट्स है, जो प्लांट्स है आम या ट्रीज है, उसका हम फल के रूप में उपयोग करते हैं। आम का प्रचार आम जनों के बीच कैसे हुआ, यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो जो आम है, इसका प्रचार बहुत लोगों के बीच में हुआ, तो कैसे हुआ, इसकी एक रोचक कहानी है, अपनी एक स्टोरीज है, जिसका जिक्र पंचतत्व कहानी में हुआ है। अब पालक का पत्ता खाते हैं हम। पालक के पौधों की पत्तियां का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। अमरूद के भाई हम फल खाते हैं। वहीं बात करें तो सभी फलों के पौधों का फल खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। वहीं बात करें सीताफल के, तो फूल, जो सीताफल होता है उसके फूल के क्या बनाए जाते हैं, पकौड़े बनाए जाते हैं। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं अंकुरण। तो एक बीज भ्रूण को जो अनुकूल परिस्थितियों में एक समान पौधा देने में समर्थ हो,
एक नन्हे पौधे को बाहर निकलना एवं विकसित होना ही अंकुरण कहलाता है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। अब कोई बीज बोया, मान लीजिए हम बीज कहें तो गेहूँ बो दिया हमने, ठीक है, ये गेहूँ हो गया, इसको बो दिया हमने खेत में, मॉइस्चराइजर पा के, हवा पा के, इसमें से क्या हुआ, एक अंकुरण निकल गया, ठीक। इस अंकुरण को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, अंकुरण कहते हैं, ठीक। तो बीज से जो शिशु पौधा निकलता है, मतलब बच्चा इसका निकलता है, इसी को हम अंकुरण कहते हैं। आगे चलते हैं। सामान्यतः आप लोग देखे होंगे जब एक बीज को नमी युक्त मिट्टी में दबा दिया जाता है तो कुछ दिन बाद उसमें से एक नन्हा छोटा सा पौधा, जिसको हम क्या कहते हैं, सीडिंग कहते हैं, ठीक। ये बीज बोने के बाद जो एक छोटा सा नन्हा पौधा निकलता है, इसको हम क्या कहते हैं, सीडिंग कहते हैं, ठीक। इसी प्रक्रिया को ही अंकुरण कहा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। बीज के अंदर भ्रूण, एम्ब्रियो व खाद्य पदार्थ मटेरियल पाया जाता है तथा बीज बाह्य आवरण से ढका होता है। अगर बीज के भ्रूण जीवित हो व उसे अनुकूल परिस्थिति मिल जाए, बीज आवरण टूट जाए और बीज आसानी से अंकुरित हो जाता है। तो कहा गया है कि भाई बीज जो है, बीज के जो अंदर का भ्रूण होता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। वहीं बात करें तो अगर उसको प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर मिट्टी, प्रॉपर जो भी मिनरल्स वगैरह हैं उसको मिल जाते हैं तो उसका जो बाहरी आवरण होता है वो फट जाता है, उसको कह सकते हैं फट जाता है, और वहाँ से एक शिशु निकलता है, शिशु पौधा निकलता है, जिसको हम छोटा पौधा बोलते हैं। अब आइए, अनाज में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, बी, सी व ई से भरपूर होता है। तो अनाज में कई प्रकार की क्या पाई जाती हैं, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट पाई जाती हैं। जैसे हम कहें तो विटामिन ए पाई जाती है, सी पाई जाती है, ई से भरपूर होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट की वजह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है। तो जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इससे क्या होती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होती है। वहीं इसमें मौजूद लवण शरीर की दूसरी आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। इसमें फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम जैसे प्रमुख लवण पाए जाते हैं। अंकुर बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुरित कहते हैं। जैसे आप चना वगैरह भिगोते हैं, मूंग वगैरह भिगोते हैं तो एक वाइट कलर का निकलता है, तो उसी को हम अंकुरित कहते हैं या अंकुरन, ठीक। तो भाई आपको पता है कि जैसे जो भी अनाज होते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब हम मकरंद, आइए मकरंद को पढ़ते हैं। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करके एक छत्ते में भंडारित करती हैं जो बाद में शहद बन जाती हैं। मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। मधुमक्खियाँ कीड़ों को श्रेणी में आती हैं। बहुत सारे देशों में गिरगिट, चींटियां, मेढक एवं कई अन्य सारे कीड़ों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो मकरंद क्या होता है कि भाई जो मधुमक्खियां होती हैं वो फूल से ले जाके जो रस लेके जाती हैं उसी को हम मकरंद बोलते हैं या मीठा रस बोलते हैं, ठीक। वही शहद बन जाता है बाद में। अब जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ, इसको देखते हैं हम लोग। जंतु से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को जंतु उत्पाद या जांतव उत्पाद कहा जाता है। जो चीज़ें हमें जंतुओं से मिलती हैं उसको हम जंतु उत्पाद बोलते हैं। जंतुओं से हमें अनेक तरह के खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि दूध मिलता है, दही मिलता है, मक्खन, मिठाइयाँ, मछली, मांस, अंडे आदि। तो जंतुओं से हमें अनेक प्रकार के चीज़ें मिलते हैं, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन, मिठाइयाँ, मछली, मांस, अंडे आदि। जंतुओं को उनसे प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ के लिए पाला किया जाता है। बिल्कुल भाई, हम भैंस, ये सब चीज़ें, गाय क्यों पालते हैं, क्योंकि हमसे कहीं ना कहीं उनसे दूध प्राप्त होता है। विज्ञान का एक विषय है पशुपालन, जिसमें पशुओं के पालन, उसके बेहतर नस्ल, उसकी देखभाल आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान एक विषय है भाई जिसमें पशुपालन उसका सब्जेक्ट है, मतलब उसका एक टॉपिक है जिसमें हम पशुपालन, पशुओं को कैसे पालते हैं, उनके बेहतर नस्ल, उनकी किस्में कितनी प्रकार की होती हैं, उनकी देखभाल के बारे में अध्ययन करते हैं। खाद्य स्रोत के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जो खाद्य स्रोत के बारे में बात करें तो जंतुओं को कितने 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब आइए देखते हैं। पहला हो गया दूध देने वाले जंतु। तो ऐसे पशुएं जो दूध देती हैं या उनको कहते हैं हम दूध देने वाले, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ऊंट आदि। अब आगे चलते हैं। दूध का पीने में, मक्खन निकालने में, दही बनाने में, घी निकालने में, मिठाइयाँ बनाने में तथा अन्य कई खाद्य पदार्थ बनाने में उपयोग किया जाता है। दूध का उपयोग भाई मक्खन बनता है, उसी से दही बनती है, उसी से घी बनती है, उसी से कई प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। तो भारत दुनिया में दूध का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, ठीक। आगे चलते हैं। मांस देने वाले पशु, ऐसे कौन से पशु हैं जो मांस देती हैं। तो मांस देने वाले पशु की बात करें तो विभिन्न प्रकार के पशुओं से हमें मांस प्राप्त होते हैं। तो ऐसी पशुएं होती हैं जिनसे हमें मांस प्राप्त होती हैं, जैसे
बात करें तो बकरी हो गया, भेड़, खरगोश, मुर्गी, मुर्गा आदि, ये सारी चीज़ें क्या है, इनसे हमें मांस मिलते हैं, मीट वगैरह मिलते हैं। तो प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स होते हैं ये। कुछ जंतुओं को मांस के साथ अंडों के लिए भी पालन किया जाता है, जैसे मुर्गी, बतख, टर्की आदि। जंतु जिनका पालन अंडों तथा मांस के लिए किया जाता है उन्हें पोल्ट्री बर्ड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे जंतु हैं जिनका पालन हम अंडे तथा मांस के लिए कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पोल्ट्री बर्ड कहते हैं। ठीक। पोल्ट्री बर्ड के पालन का स्थान पोल्ट्री फार्म कहलाया जाता है। तो जो पोल्ट्री बर्ड होते हैं, जैसे मान लीजिए ये मुर्गा हो गया, ठीक, इसको जिस स्थान पर पाला जाता है इसको हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री फार्म बोलते हैं या पोल्ट्री बर्ड बोलते हैं। अब समुद्री खाद्य उपयोग, भाई समुद्र में जो है जल में रहने वाले जीव अर्थात मछलियों से हमें मांस प्राप्त होता है। मनुष्य की एक बड़ी आबादी मछली पकड़कर तथा उन्हें बेचकर जीविकोपार्जन करती है। तो भाई बहुत लोग ऐसे हैं जो फिश वगैरह मतलब फिश पे ही टिके होते हैं। ठीक है। उनको जो लाइफ जो उनकी चल रही है इन्हीं मछलियों को पकड़कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं। मछली भोजन के रूप में प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होता है। तो मछली क्या है, एक भोजन के रूप में प्रोटीन का बहुत अच्छा रिच सोर्स माना जाता है। मछली का पालन मत्स्य पालन कहलाता है। तो पीसी कल्चर अगर कहीं आपको दिखे तो मछली पालन से संबंधित है। आगे चलते हैं। स्रोत के आधार पर भोजन का वर्गीकरण। अब हम लोग सोर्सेस के आधार पर भोजन के क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो शाकाहारी, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, बीपीएससी टीआरई में जीएस में पूछा गया था। ठीक। 2.0 में शायद हर्बीवोरस करके पूछा था कोई क्वेश्चन। ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको। शाकाहारी, जो जंतु केवल पादप मतलब पेड़ पौधे खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। हिरण, गाय, बकरी, खरगोश आदि, इसको हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। अब आगे की बात करें तो पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य सामग्रियों को क्या कहते हैं, हम शाकाहारी कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो चावल, गेहूँ, सब्जियाँ आदि, ये सब क्या है, ये सब शाकाहारी भोजन है। मांसाहारी बात कर लेते हैं तो जो केवल एनिमल्स को खाएं, जैसे खरगोश हो गया, चूहा हो गया, इसको बस खाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ, लोमड़ी। ठीक। आगे चलते हैं। वैसे खाद्य पदार्थों से तैयार भोजन जो जानता स्रोत से प्राप्त होते हैं को मांसाहारी भोजन कहा जाता है, जैसे मांस, मछली, अंडा। वैसे व्यक्ति जो जानता भाई जो ऐसे व्यक्ति या ऐसे पर्सन जो मांस, मीट, मछली ये सब चीज़ें खाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। हालांकि दूध तथा दूध से बने पदार्थ को स्रोत जंतु है, परंतु ये शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आते हैं। तो दूध और दूध से जो बने फूड्स हो गए या सोर्सेस होते हैं, ये क्या है, ये जंतु हैं लेकिन ये शाकाहारी भोजन के अंतर्गत आते हैं। अब सर्वाहारी कौन होते हैं, तो भाई जो एनिमल और जानवरों को भी खाएं और सब्जी वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, वेज चीज़ें खाएं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। तो जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया आदि। तो ये सर्वाहारी कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। तो हमारे भोजन के मुख्य स्रोत को क्या क्या हैं, पौधे तथा जंतु होते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाले भोजन बहुत अधिक विविधता है। तो हर जगह आप केरल में जाएंगे तो वहाँ पे फिश वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, साउथ में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे कुछ और खाते हैं। तो ये इसलिए विविधता पाई जाती है। देखिए यही क्वेश्चन ठीक पूछा गया था, ठीक, बीपीएससी टीआरई 2.0 में, इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। तो जानवर जो पौधों तथा जंतुओं दोनों स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का भोजन करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं या ओमनीवोरस कहते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चूहे, कौवा आदि। तो मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सर्वाहारी है, क्योंकि मनुष्य है भाई, ये सब्जी भी खाता है, ये मांस को भी खाता है, इसीलिए इसको हम ओमनीवोरस कहते हैं। तो ख़त्म हो गया हमारा पहला चैप्टर कि भोजन कहाँ से आता है। ठीक। क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस ख़त्म, पहला चैप्टर। फिर मिलेंगे क्लास 6 के दूसरे चैप्टर से एनसीईआरटी। और इस नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप 8853954496 पर मैसेज करके इस नोट्स को ले सकते हैं। बहुत सिंपल भाषा में, बहुत आसान तरीके से लिखा गया है। नोट्स का मतलब नोट्स होता है कि आपको समझ में आए जो चीज़ें लिखी हुई। इसका मतलब नहीं कि हार्ड वर्ड में लिखे हों, ऐसे शब्द लिखे हों जो समझ में ही ना आए। इसमें ऐसे शब्द कोई लिखे ही नहीं जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इस नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। आप क्लास 6 to 8 और
हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ठीक। तो आप ले सकते हैं और 9 और 10 तक वाले ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।